कारगिल जैसे बड़े एक युद्ध को जीता, विजय प्राप्त की और फिर आपको परमवीर चक्र मिलता है, कैसा अनुभव होता है सर वो? परमवीर चक्र देश का हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है। इस मेडल के अंदर त्याग, वीरता, शौर्य का एक प्रतीक है। इसमें क्या, एक वज्र का निशान। रोड पर चलते वक्त जब पास से तेज रफ्तार कार निकलती है या ट्रक निकलता है, महज एक सेकंड में हम सहम जाते हैं, हम घबरा जाते हैं। लेकिन जरा सोचिए, जवान जब सरहद पर खड़े होते हैं, सामने से गोलियां बरस रही होती हैं, दुश्मन मारने को आतुर रहता है, उसके बावजूद एक जवान, एक सेना नायक, कैप्टन पीछे नहीं हटता है, बल्कि सीना ताने आगे बढ़ता है, जबकि उसको पता है कि सामने मौत खड़ी है। इसके बाद भी देश की रक्षा के लिए, सीमा की रक्षा के लिए हमेशा आगे बढ़ता रहता है। ये जज्बा कहाँ से आता है? इसी चीज को जानने के लिए हमारे साथ आज एक योद्धा, एक परमवीर चक्र विजेता, जो सबसे कम उम्र में उन्होंने परमवीर चक्र प्राप्त किया, वो हमारे साथ मौजूद हैं। नमस्कार, मेरा नाम कुलदीप है और आप देख रहे हैं इंडिया डेली 24/7। हमारे साथ आज विशेष मेहमान मौजूद हैं, कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव जी। सर, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। नमस्कार, जय हिंद। सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, आप को जब परमवीर चक्र से सुशोभित किया गया, आपकी उम्र महज 19 साल थी। मुझे थोड़ा उसके बारे में बताइए। आज की जनरेशन हो या पहले की भी जनरेशन हो, 19 साल बहुत कम उम्र होती है। आपको उस उम्र में आपने देश की रक्षा की, कारगिल जैसे बड़े एक युद्ध को जीता, विजय प्राप्त की और फिर आपको परमवीर चक्र मिलता है, कैसा अनुभव होता है सर वो? 19 साल कोई छोटी उम्र नहीं होती है। 19 साल एक युवावस्था की पीक अवस्था होती है। टीनेज का एक लास्ट स्टेज चल रही होती है ना। वो जवानी की चरम सीमा पे होता है, ऊर्जाओं का भंडार उसके पास होता है। और उस समय में, उस टीनेज में, उस युवावस्था में अगर बच्चे को कोई एक डायरेक्शन दे दी जाए तो वो एक नया इतिहास रच सकता है। अभी एक लड़का अ, जो क्रिकेट खेल रहा है, 14 साल का है वो। हाँ, बिल्कुल, वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी, है ना। हाँ, वो उसकी भी 14 साल के लड़के यहाँ पर जो है उनको पता नहीं है ना। एक 16 साल का लड़का इस हिंदुस्तान की धरती पर सदियों पहले जन्म लिया, उसने चक्रव्यूह को तोड़ दिया। अभिमन्यु, है ना। तो ये एक महज उम्र का नहीं, बल्कि एक उसको सही दिशा, सही समय पर उसका डायरेक्शन मिला, उसको संस्कार मिले, उसको एक दिशा दी, तो उस समय वो चीज कर पाए। और परमवीर चक्र देश का हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है। बिल्कुल। इस मेडल के अंदर एक त्याग, वीरता, शौर्य का एक प्रतीक है। इसमें क्या, एक वज्र का निशान। वज्र कहाँ से? जिसे कहते हैं ना, प्रेमानंद जी ने जो 2-3 बार बोला है, सैनिक और संत एक समान होते। तो इसमें संत की है वो वज्र, जो इंद्र का हथियार है, दधीची की हड्डियों से बना हुआ है। तो दधीची ने अपनी हड्डियां इंद्र को दान दिया कि ऐसा व्यक्ति इस धरती पर जो जीते जी अपने प्राणों को बाहर निकाल करके हड्डियां दान, यानी त्याग की पराकाष्ठा है ये। बिल्कुल। तो युद्ध के मैदान में त्याग, वीरता, शौर्य, पराक्रम की पराकाष्ठा को प्राप्त करने वाले सैनिकों को ही ये दिया जाता है। और ये मेरा सौभाग्य है, परमात्मा की कृपा है, देश की दुआओं का प्रतिफल है। और मैं इसको मानता हूं कि जो कारगिल में मेरे साथ जो शहीद हुए, ये उनके लहू का चिराग है। तो ये बहुत बड़े मायने रखता है मेरे लिए। हाँ, काफ़ी अच्छा अनुभव भी रहा होगा सर। आपके साथी भी आपके साथ थे, वो भी देखते शायद ये मूवमेंट, तो उनको भी बहुत अच्छा लगता है इस चीज़ को लेके। मैं एक चीज़ इसमें सर जानना चाहता हूँ कि वर्तमान परिस्थिति और कारगिल के टाइम की अगर हम अभी देखें, तो कारगिल के समय पर भी अमेरिका का बहुत इंटरेस्ट था कि पाकिस्तान, अटल जी को फ़ोन भी करते हैं वहाँ के राष्ट्रपति, और अभी जो ऑपरेशन सिंदूर पिछले साल हुआ, उसमें भी बहुत इंटरेस्ट लिया अमेरिका ने। हर जगह अपना
बीन बजाते हुए कि हमने ये करवाया वो करवाया। तो थोड़ा सर मैं ये समझना चाहता हूँ, क्योंकि आप उस बैकग्राउंड से आते हैं, कि अमेरिका हमेशा क्यों इस चीज़ में भारत में घुसना चाहता है, कि कारगिल के समय भी उसने किया, पाकिस्तान को समर्थन एक तरह से उसने दिया, इस बार भी उसने ये पाकिस्तान की साइड से ही बहुत सारी चीज़ें बोली ट्रंप ने। तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में समझना चाहता हूँ आपसे। एक्चुअल में क्या है कि पाकिस्तान अमेरिका उनका दोस्ताना है, ठीक है, और वो एक व्यापार का बड़ा उनके जो है माध्यम है, पाकिस्तान को बहुत सारी चीज़ें वो देता है, और ये भिखमंगा है ना, भीख उसको अमेरिका से मिलती है। अमेरिका के कहने से या चाइना के उकसाने से ये हिंदुस्तान के ऊपर अटैक कर देता है। ये नासमझी होती है ना, जैसे बच्चे में नासमझ होती है वैसे करता है। अब जब इसको पढ़ने लग जाती हैं, ये गलती तो कर दिया उकसाने पे, जब इसको पढ़ने लगती हैं तो ये बिल आता है, फिर इसको लगता है मुझे खत्म कर देंगे, तब फिर वापस अपनी आकाओं के चरणों में जाकर के लौट जाता है कि माई बाप हमें बचा लो, हमें तो मर जाएंगे हम। तो वहां से वो फिर दखलंदाजी देता है, और ये हमारी जो पॉलिसीज रही है ना, कि हम कोई अगर बाहर का इतना बड़ा देश या देश का राष्ट्राध्यक्ष कह रहा है तो हमें सुनना चाहिए, मानना चाहिए, क्योंकि हम परिपक्व वाला राष्ट्र है। हमारा युद्ध लड़ने का कभी भी मकसद नहीं रहा। हमारा मकसद, भारत का मकसद रहा है अपनी लोगों को की मानवता को आगे बढ़ाना, शिक्षित करना, अपने देश का विकास करना। जब देश के लोग शिक्षित होंगे, पढ़ेंगे, बढ़ेंगे तो राष्ट्र आगे बढ़ेगा। तो वो अपना पूरा फोकस, पूरी ध्यान, पूरी एनर्जी किसमें? राष्ट्र को विकसित करने में, राष्ट्र के लोगों को सुख सुविधाएं देने में लगी हुई है, क्योंकि हिंदुस्तान हमेशा शांति का प्रतीक रहा है, और जहां शांति होती है वहीं उन्नति और प्रगति भी होती है। बिल्कुल, ये बात आपने सही की कि पाकिस्तान 1947 के बाद अस्तित्व में आया, और आज उसकी क्या हालत है, और भारत देश कहाँ है, कहाँ हम चांद की बात करते हैं, और उनकी क्या हालत है, इससे पता तो चलता ही है। मैं सर ये जानना चाह रहा था कि हर बार पाकिस्तान ने जब जब अपना फ़न उठाने का प्रयास किया है, और ये हिंदुस्तान की तरफ उसने मूवमेंट करने का प्रयास किया है, हर बार उसने मुंह की खाई है, इसके बाद भी सुधरने का नाम नहीं लेता। अपनी हालत इतनी बर्बाद हो चुकी है, जैसा आपने बताया। तो क्या आपको क्या कारण लगता है कि अपनी गलतियों से भी तो सीखते हैं हम, लेकिन पाकिस्तान ऐसा कुछ करते दिखता नहीं है? हाँ, एक्चुअली में पता क्या कि एक तो उनकी फितरत होगी है धोखा देना, ठीक है। एक फितरत होगी है यार, हमने हिंदुस्तान के साथ लड़ना है, जबकि ये पता है कि आप सीधे तौर के ऊपर हिंदुस्तान का कभी भी मुकाबला नहीं कर नहीं कर सकते, सकते। ठीक है। तो इसने अलग पॉलिसी अपनाई, टेररिज्म वाली, कश्मीर के अंदर टेररिस्ट भेजे। अब धीरे धीरे टेररिज्म भी खत्म हो गया, अब ये बौखला रहा है, क्योंकि इस टेररिज्म से, इस करने से ये दुनिया से पैसे लेता है, बिल्कुल। ठीक है। अब इनकी वहां जो है पैसे नहीं आ रहे, पैसे नहीं आ रहे तो लोगों में वो बांटेंगे कहाँ से? इनका अपना तो खुद का अस्तित्व तो है नहीं, वजूद है नहीं, लोग भूखमरी में हैं, लोगों के पास रोजगार नहीं है। पाकिस्तान में अंदर त्राहीमाम हो रहा है, लेकिन क्योंकि वहां एक तो लोकतंत्र नहीं है, नाम मात्र का लोकतंत्र है, सरकारों की नहीं चलती है, वहां चलती है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की। वही सारा कारोबार भी देखता है, वही जो है पूरे देश को, यानी कि सर्वा सर्वे जो है उनका चीफ है, आर्मी चीफ। आर्मी चीफ। और आर्मी चीफ अपने देश को, हर एक जो आर्मी चीफ बना है उसको हिंदुस्तान से दुश्मनी रखनी है, हिंदुस्तान के बरखिलाफ जहर उगलना है, अपने लोगों को भी उसने परेशानियों में डालना है। आज वो इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि उन्हीं की सेना के खिलाफ उनके लोग लड़ बगावत रहे कर हैं, रहे हैं, बिल्कुल। बगावत चल रही है, इनके सैनिकों को मार रहे हैं, और ये इनकी समझ में नहीं आ रहा। अरे लड़ने से कभी देशों का भला नहीं होता, इंसानियत का भला नहीं होता, प्रेम मोहब्बत से भला होता है। अरे कुरान में भी, गीता में भी, सारे ग्रंथों में तो लिखा है ना यार, सारी आत्मा का मूल स्वभाव क्या है? प्रेम, करुणा और दया।
बिल्कुल जैसे पानी का स्वभाव शीतलता है, वैसे ही आत्मा का है। और जो इस स्वभाव से बाहर जाएगा उसमें उथल पुथल तो होगी, बिल्कुल वो पीड़ा में होगा, वो पछतावे में होगा, वो हमेशा कराहता रहेगा, हाँ? उसमें घृणा, जब घृणा भरेगा तो खुद की जो एक ही तो एनर्जी है, ऐसी राष्ट्र की एक ही एनर्जी है, युवाओं की एनर्जी है। युवाओं को वो बर्बाद कर रहे हैं, युवाओं को आतंकवादी में बना रहे हैं। तो वो उसका युवा उसके राष्ट्र की उन्नति में काम देता, लेकिन वो उनको तो मारने के लिए उकसा रहा है ना, टेररिस्ट बना रहा है। तो वो टेररिस्ट बन करके उनकी शक्ति खत्म हो रही है। तो जब तक पाकिस्तान में भाईचारा नहीं होगा आपस में, है ना, पाकिस्तान का चीफ आवाम की आवाज नहीं सुनेगा, क्योंकि वो तानाशाह है। बिल्कुल और ये सच है कि हिटलरगिरी ज्यादा दिन नहीं चलती है, नहीं चलती है। ठीक है। कहीं ना कहीं ऐसा विस्फोट इस पाकिस्तान में होगा कि कितने टुकड़े इसके हो जाएंगे, ये उनको भी नहीं पता है। हाँ, एक चीज़ सर और इसमें मैं जानना चाह रहा था, ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ तो पाकिस्तान ने कई दावे किए कि हमने राफेल को गिरा दिया। आप चूंकि उस बैकग्राउंड से आते हैं, तो क्या ये झूठ बोलना कितने हद तक, क्या ये इसको सीमाएं भी पता नहीं है कि हम कितनी, आज दुनिया इतनी इंटरनेट पे सारी चीज़ें आ गई हैं, हर चीज़ का सबूत मांग लिया जाता है जो आपके पास नहीं होता है। तो आपको, मुझे ये चीज़ समझनी है कि क्या मानसिकता होगी कि आप एआई से वीडियो बना के डाल दे रहे हैं कि हमने राफेल गिरा दिया। एक्चुअल में क्या होता है कि जो है एक लड़ाई के अंदर इंफॉर्मेशन वारफेयर भी होती है ना, जिसे साइकोलॉजी वारफेयर बोलते हैं, कि अपने जवानों का मनोबल बढ़ाने के लिए, है ना, हम कुछ ऐसे एआई से या उससे जो है वीडियो बनाएंगे ताकि हमारे जवानों का मनोबल बढ़ जाए कि हमने दुश्मन देश के इतने फाइटर्स गिरा दिए, इतने लोगों को मार दिया है, तुम बड़े ताकतवर हो। तो इस तरह से चिल्लाना उसका काम है, क्योंकि अपने जवानों को मोटिवेट करना, अपने देश के लोगों का सपोर्ट पाना है, पाना है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन सच्चाई जो है, हकीकत जो है, वो पूरी दुनिया जानती है और सब लोग जानते हैं। उसके सबूत भी हम लोगों उसके ने तो वीडियो भी सबूत बना भी के दिए, सबूत दिए। भी दिए। और अगर उसकी बातों में सच्चाई होती तो वो अमेरिका के पैरों में जाकर के गिड़गिड़ाता नहीं, नहीं, ठीक है। उसको इसलिए गड़गड़ाना पड़ा कि उसको ये पता चल गया कि इंडियन एयरफोर्स 22 मिनट के अंदर साले हमारे 11 एयरबेसों को उड़ा दिया। अगर अगले 22 मिनट और चल गया तो क्या होगा? पाकिस्तान का नक्शा ही खत्म हो जाएगा, हमारा कहीं वजूद ही नहीं रहेगा। तो ये एक एक बहुत वो चीज थी। तो ये पाकिस्तान की एक है, क्योंकि प्रोपगेंडा फैलाना, प्रोपगेंडा करना, ये इसकी फितरत है और इससे कभी बाज नहीं आता। पूरा इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी बेइज्जत हो जाता है, लेकिन ये बेशरम लोग हैं ना, इनको फर्क नहीं पड़ता। इंटरनेशनल बेइज्जती तो खैर पाकिस्तान अपनी करवाता ही रहता समय समय। उसको मुझे लगता है कि उसका खाना हजम नहीं होता जब तक कि इंटरनेशनली वो उसकी बेइज्जती ना हो जाए। मैं सर एक चीज़ और इसमें ये समझना चाह रहा हूँ कि ऑपरेशन सिंदूर को लेके कई भ्रांतियां भी हैं, कुछ सच्चाई भी है। आपको, आपके पर्सपेक्टिव से आप उसको कैसे समझते हैं कि भारतीय सेना ने जिस तरीके से शौर्य दिखाया अपना 22 मिनट में, जैसा कि आपने बताया कि अंदर तक घुस गए, हमने घुस के मारा इस बार। और ये प्रधानमंत्री जी का भी नारा रहा है कि ये नया हिंदुस्तान है, हम घुस के मारेंगे। तो ऑपरेशन सिंदूर के थोड़ा मुझे कुछ अंदर की कुछ चीज़ें अगर आप बता पाएँ हमारे दर्शकों को। देखिए, आप समझिए कि जो है ना, क्योंकि उन्होंने पहलगांव के अंदर, है ना, हमारे जो वहां पर पर्यटक गए थे, है ना, वो टूरिस्ट गए थे, टूरिस्टों के ऊपर इन्होंने हमला किया। और हमला तो ऐसा तो नहीं है कि पहली बार हमला हुआ है, लेकिन बट ये हमला जो करा था अलग अलग मानसिकता से किया था। इन्होंने धर्म पूछ करके, पूछ के मारा, बिल्कुल। धर्म पूछ करके जब ये गोलियां मार रहे थे, ठीक है, तो इनको लगा था कि मुसलमान हिंदुओं को मार रहे हैं, है ना। तो हिंदू और मुसलमान से देश के अंदर कुछ दंगे भड़क जाएंगे, कुछ हो जाएंगे तो हिंदुस्तान को। लेकिन इन बेवकूफों को पता नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये भारत की आत्मा है, ठीक है। और आत्मा टूटती नहीं है, मजबूत होती है। तो इन्होंने इस आत्मा के ऊपर प्रहार करने की कोशिश करी। तब पूरी प्लानिंग के तहत जिस तरह से इंडियन आर्मी ने उनके ऊपर अटैक किया, और उन्होंने भी फिर वापस किया। युद्ध की जैसी स्थिति आई, हम सबने देखा, उन्होंने ड्रोन अटैक करने शुरू करे। लेकिन पाकिस्तान, क्योंकि वो चाइनीज मेड थे, है ना, बिल्कुल। ठीक है, उनका एक भी ड्रोन
हिंदुस्तान की धरती को छू नहीं पाया, सीमा भी पार नहीं कर पाया। है सबको हवा में ही नस्त नाबूद कर दिया। तो पूरा राजस्थान पंजाब बॉर्डर ये पूरा जो है वहां तक पूरा में इंडियन आर्मी ने एक भी ड्रोन को, तो ये एक भारत की स्ट्रेटेजी थी, भारत का एक, क्योंकि भारत संयमता के साथ में काम कर, बेहोशी में नहीं, कहते ना होश, जोश के साथ होश रखना बहुत जरूरी है। तो जोश के साथ होश, होश कैसे रहता है जब मेच्योरिटी होगी, परिपक्व होंगे आप, तो परिपक्वता है हमारे देश में, ये हमने दिखाया। चाहते तो पूरा सब कुछ खत्म भी कर सकते थे, बिल्कुल ठीक है, और उसी परिपक्वता के आधार के ऊपर देखिए लड़ाई होगी, युद्ध होगा तो नुकसान होगा, क्योंकि युद्ध में गोलियां बरसती हैं, फूल नहीं बरसते, बिल्कुल। ठीक है, और जो भी होता है उसका एक्सेप्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हमारा नुकसान नहीं हुआ, हमारा भी नुकसान हुआ, लेकिन हमने कई गुना ज्यादा दुश्मन का नुकसान किया, दुश्मन को ये एहसास दिला दिया, चाहे 48 हो, चाहे 65 हो, चाहे 71 हो, चाहे 99 हो, चाहे आप 2025 हो, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तमाचा उतना ज्यादा भारी होगा, ज़्यादा भारी होगा, ज़्यादा लाउड होगा। ज्यादा लाउड होगा। हाँ बिल्कुल। सर एक चीज़ और, चूंकि आप कारगिल युद्ध से में थे, आपने वहाँ की सिचुएशन भी देखी, मैं कहीं पढ़ रहा था अभी आपके आने से पहले थोड़ा आपका रिसर्च कर रहा था, तो उसमें एक कहानी मुझे मिली। उसमें उस कहानी में ये था कि जब आपको 15 गोलियां लगीं तो आप ज़मीन पे जब थे उस टाइम आपने कुछ ऐसा ड्रामा किया कि आप मर गए हैं, शहीद हो गए हैं। तो ये कहानी में कितनी सच्चाई है, मैं इसको जानना चाह रहा हूँ। ये ड्रामा नहीं होता है, ठीक है। हम्म। जब आपकी कर्म भक्ति बन जाए, ठीक है, और भक्ति की उस पराकाष्ठा में जाए, तो एक स्थिति, एक अवस्था ऐसी आती है जब मन शरीर से विदा हो जाता है। मन से ही पीड़ा होती है, मन से ही दर्द होता है, मन से प्रेम होता है, मन से खुशी होती है, मन की जितनी भी भावनाओं का जो रचना मन से होती है, ठीक है। लेकिन जब शरीर से मन विदा हो जाए तो इस शरीर में कोई पीड़ा नहीं होती, कोई दर्द नहीं होता, कोई दुख नहीं होता। तो जब वो गोलियां मार रहे थे तो मारते 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 तो उसको दर्द को सहते 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 फिर उस अवस्था में पहुंचा, तो शायद मेरा मन शरीर से विदा हो गया, इसीलिए मुझे वो पीड़ा नहीं हुई, कोई दर्द नहीं हुआ। वो मारते रहे, चुपचाप पड़ा, सहता रहा। आज एक छोटा सा भी कट लगता है ना, कितनी पीड़ा होती है। और जबकि मैं आंखों से देख रहा हूं गोली लग रही है, हड्डी और मांस के लोथड़े बाहर निकल रहे हैं, लेकिन फिर भी चुपचाप। ये एक परमात्मा की अवस्था आती है कि आपकी जब सहन शक्ति की प्रकाष्ठा आप पहुंचते तो ईश्वर शक्ति आपके साथ होती है। तो उस समय वो ईश्वर का था, क्योंकि देखिए यश अपयश, आपकी लाभ हानि, ये सब परमात्मा ने उस दिन रच दी होती हैं जिस दिन हम गर्भ में आते हैं। अब भाग्य का लिखा आपको मिलेगा ये जरूरी नहीं है, उसके लिए कर्म करना पड़ेगा, और जब कर्म की पराकाष्ठा में जाओगे तब आपको वो फल मिलेगा। तो वो स्थिति थी, तब वो गोली मार रहा था, मैं चुपचाप पड़ा था, मैं देख रहा था। तो उस अवस्था में दुश्मन को लगा मर गया है, बहुत उन्होंने उसके बाद तो वेदनाएं, बहुत पीड़ाएं दी, ठीक है। लात भी मारी है, मुझे लात भी लगी है, पत्थर भी लगा है, गालियां सुनता रहा पड़ा हुआ, क्या करेंगे, बेबस था। जैसे एक मौके की तलाश में था, कैसी मौका मिले, ठीक है। और फिर मौका मिला तो फिर उनको उधेड़ दिया, फिर लाउड जिसको यस थप्पड़ बोलते हैं यस। वो दिया गया। बिल्कुल सर, आपने कही कि एक गालिब का शेर भी है कि रंज से खूंगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पे कि आसान हो गई। तो आपने जो कहानी कही और ये शेर उस पर बहुत मुकम्मल होता है कि इतनी पीड़ा थी कि पीड़ा, फिर दर्द इतना था कि दर्द दर्द सहन ही नहीं, से इतना असहनीय हो गया कि वो महसूस ही नहीं हो रहा था फिर। लेकिन उसके बाद जो हुआ फिर उसकी गड़गड़ाहट भी उतनी ही तेज थी कि देश के लिए जो आपने उसके बाद किया, अपनी बटालियन तक आप पहुंचे, उनको उनकी योजना के बारे में बताया। एक चीज वो सर बहुत खैर बहुत गौरवपूर्ण समय रहा होगा आपके लिए, हम तो उसके विटनेस नहीं हैं, लेकिन हम महसूस कर सकते हैं उस चीज़ को कि एक
16,000 ऊपर पहाड़ी पे चढ़ना, फिर वहाँ पर जाके गोलियाँ भी लगी हैं आपको, आप पड़े हुए हैं, निराशा भी है, अनंत भाव हैं मन में, बार-बार आ भी रहे होंगे। इसके बाद भी आपका जज़्बा नहीं टूटा है, अपने देश को बचाने के लिए आप खड़े हुए हैं, फिर से चेतना आई है शरीर में। और उसके बाद में जो हुआ वो फिर दुनिया ने भी देखा, और जो थप्पड़ आपने मारा पाकिस्तान को, उसकी गूंज पूरी दुनिया में पहुंची भी। मैं इसमें एक चीज़ ये जानना चाह रहा हूँ कि एक 19 साल का बालक, बालक ही मैं कहूँगा, क्योंकि जब आज के ज़माने में, जब जैसे हम लोग भी पढ़ने निकले घर से, तो हमें माँ ने प्यार किया कि आप पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन आप पढ़ने नहीं जा रहे थे सिर्फ, आप लड़ने जा रहे थे। तो उस समय घर का क्या माहौल रहा होगा, क्या आपकी अनुभूतियाँ होंगी? मैं थोड़ा सा उसके बारे देखिए में। उस समय जो ना इतनी इंफॉर्मेशन के साधन नहीं थे उस समय। अखबार, गांव में अखबार और रेडियो होते थे, है ना। टीवी बहुत कम थे गांवों में अंदर, ठीक है। तो जो सूचनाओं के ज़्यादा स्रोत नहीं थे, तो ज़्यादा सूचनाएं नहीं आती थी, पता भी नहीं चलता था। तो जब मैं घर से लौटा था वापस, तो नहीं पता था कि कारगिल शुरू हो गया है। हाँ, हर एक माँ जब उसका बेटा सरहद की तरफ जाता है, नम तो होती है, माँ है ना। बिल्कुल। लेकिन एक फ़क्र भी होता है कि आज मेरी कोख का बेटा, है ना, मेरी कोख का जो लाल है, सरहद पर जा रहा है। मुझे ही नहीं, लाखों माँओं को चैन की नींद सुला रहा है। और बड़ा गर्व से कह देती है कि सीने का दूध पिलाया है, सीने पर गोली खाना है। क्योंकि किसी भी माँ ने कोई कायर, बुज़दिल और डरपोक पैदा नहीं किया। हर माँ चाहती है उसका बेटा बहादुर हो, ठीक है? और उसी बहादुरी के साथ वो लड़े भी, और अपने राष्ट्र को, और राष्ट्र का जब नाम होता है तो उसकी माँ का सबसे पहले नाम होता है। तो माँ ने जो आशीर्वाद यही देती है, हमेशा विजय होना। तो वो पल था मेरे लिए। और एक फिर उन्होंने जब वापस मुझे देखा, तो हॉस्पिटल में देखा, ठीक है। खुशी थी, गम था। खुशी ये थी कि वापस लौट करके आ गया। गम ये था, मेरा बेटा जो है सर से लेकर के पैर तक जख्मी है, पता नहीं कितने दिन ठीक लगे होने में लगे। तो ये माँ की वेदनाएं होती हैं, क्योंकि माँ करुणा का एक सागर है। माँ बच्चे की हर कमजोरी, हर उसकी ताकत को समझती है, महसूस करती है, क्योंकि आत्मिक कनेक्ट होता है। आप यहाँ रह रहे हैं, माँ वहाँ पे ही, माँ को पता चल जाएगा मेरा बेटा बीमार है। बिल्कुल, बिल्कुल, ये मैंने कई बार अनुभव किया भी है, मेरी माँ ने। और एक चीज़ सर, अभी जैसे जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ, आप तो इतना लंबा समय आप सेना में भी रहे हैं, व्यक्तिगत जीवन में आप अब यहाँ पर भी रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ, वहाँ पर कई रीलें बनी, जो रैपिड एक्शन फोर्स के जवान थे उन पे भी कुछ रीलें बनी, अभद्र भाषा का प्रयोग भी हुआ। तो मैं आपसे मेरा सवाल ये है कि जैन जी, जो जनरेशन है आजकल, जो टर्म्स आ गए हैं, बेस्ट बेस्ट एज टर्म आया, हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं था, अभी 2-3, क्योंकि जनरेशन तो 2000 से है ये, बेस्ट का टर्म है कि जैन जी हैं, जनरेशन जेड हैं ये। लेकिन अभी 2-3 साल से भारत देश में भी ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है, जेन जी करके टारगेट पॉइंट आउट लोग कर रहे हैं। तो आप नई जनरेशन पे जो आ रही है, जिसको जैन जी कहा जा रहा है, उसको लेके आपके क्या विचार हैं? आप उनको क्या संदेश ऐसा देना चाहते हैं कि सेना में थे आप, देश के लिए सेवा की है आपने? सबसे पहले तो मैं सारे बुद्धिजीवियों से ये कहना चाहूँगा कि ये जैन जी, जैन अल्फा, जेड एम फलाना ये करना बंद करें। क्योंकि हम ये भारत के युवा हैं, हिंदुस्तान के नौजवान हैं। इनको हमें हिंदुस्तानी कहना चाहिए, हमें इनको भारत का नौजवान कहना चाहिए। ये वेस्टर्न कल्चर, क्योंकि वहाँ एडल्ट जैसे होता है तो उसको घर से अलग कर दिया जाता है। उनको एक नई जनरेशन का नाम दे दिया जाता है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारी यहाँ की संस्कृति, कला, कल्चर सब अलग है। यहाँ एक एक जो बच्चा है, वो माँ-बाप की सेवा करता है, ठीक है? माँ-बाप बच्चे की सेवा करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। वहाँ ऐसा कल्चर नहीं है भाई। इसी कल्चर को देखते, यही हमारे राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत है कि जहाँ एक बुजुर्ग की सेवा हमारा बच्चे करते हैं, उसकी बहू, उसका जो बच्चे, पोते हैं, सब दादा, दादी, नाना, नानी, वहाँ कहाँ है? बिल्कुल। वहाँ तो कुछ भी नहीं है। यहाँ चाचा, चाची, दादा, नानी सब
कितना बड़ा परिवार बड़ा परिवार होता है। वहाँ क्या, वहाँ अंकल उनको नहीं, वहाँ कल्चर नहीं है। तो वैसे कल्चर में भाई उनके वहाँ ऐसी सभ्यता नहीं है। हमारी सभ्यता अलग है, उनकी सभ्यता अलग है। हमारे यहाँ बुद्ध पैदा होते हैं, है ना, ठीक है, हमने बुद्ध पैदा किए, वहाँ युद्ध होते हैं, है ना। तो बुद्ध ने शांति का दिया, ठीक है, समन्वय का दिया, हम संगठित रहने का दिया है। ठीक, हम संगठित रहें, तो हम तभी संगठित रहेंगे जब इस देश के जो बुद्धिजीवी वर्ग है, कम से कम उनको समझना चाहिए यार, इनको एक वो मत कीजिए, बांटिए मत, बांटिए, बिल्कुल ठीक है। जब ये बटेंगे तो ये टूटेंगे, ठीक है, इनको नहीं बांटना। ये जनरेशन, इसको यार गले लगाओ, हमारी है, ये भारत के बच्चे हैं। जो ये प्रोटेस्ट हुआ इसमें, और देखिए ये युवा है, ठीक है, जिस जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है ना, क्योंकि इनमें परिवर्तन करने की क्षमता है। तो इस परिवर्तन, अब ये प्रोटेस्ट किया था, शुरुआत में क्या था प्रोटेस्ट था, शिक्षा में सुधार हो, क्योंकि इतने पेपर लीक हो रहे हैं देश के अंदर। तो जो एक मंत्री है, संवैधानिक पद है, वो उसकी कुर्सी परमानेंट नहीं है, बिल्कुल ठीक है, लोकतांत्रिक है, संवैधानिक है। उसमें आज आप आज हैं, कल दूसरा कोई और होगा। लेकिन जब किसी कुर्सी पे बैठते हैं तो एक संवैधानिक दायित्व और कर्तव्य बनता है कि जिस विभाग के आप मंत्री हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। तो एक जवाबदेही होनी चाहिए कि अगर इस तरह का हुआ तो कहीं ना कहीं मेरी ऑर्डर ऑफ कमांड में, मेरी कमांड में कहीं कमी है। कमी है, बिल्कुल आपने नहीं किया है, मैं मानता हूं आपने नहीं किया, लेकिन आपके सबऑर्डिनेट में कहीं ना कहीं तो हुआ है, बिल्कुल लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपको लेनी पड़ेगी। तो शिक्षा, और मैं इसलिए इसका क्योंकि आज का बच्चा वो शिक्षा के लिए आंदोलन कर रहा है कि भाई शिक्षा व्यवस्था को ठीक करो, हम पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये तो देश के लिए अच्छी बात है ना, बिल्कुल हाँ। लेकिन हाँ, ऐसे असामाजिक तत्व तो होते हैं, है ना, ऐसे वो लोग होते हैं जो भड़काऊ, ठीक है, जो उनको सभ्य समाज का पता नहीं होता, तो वो गालियां भी देंगे, वो रील भी बनाएंगे किसी, क्योंकि हमारा देश ना युवाओं का देश है, हर तरह का कंटेंट बिकता है यहाँ, बिल्कुल है ना। और मन जो होता है ना, मन, हमारा जो इंसानी मन है, क्योंकि मन को, आत्मा को ये देश ही समझ सकता है, बाहर के देश नहीं समझते। क्योंकि मन क्या करता है, जो आकर्षण चीजें होती है ना उनकी तरफ आकर्षित होता है। तो इसलिए ये जो चीजें हुई, गालियां गलौच, ये एक सभ्य समाज की या सभ्य राष्ट्र के लिए ठीक नहीं है। और मैं उन युवाओं से भी आह्वान करूंगा, आज भी बहुत सारे जगह प्रोटेस्ट चल रहा है, कर रहे हैं, सभ्य तरीका से शांति के पथ पर चल करके गांधी जी ने इस राष्ट्र को आजाद करा दिया था, क्योंकि वो ताकत बनती है। बिल्कुल और जो गुस्सा होता है वो हमारी कमजोरी बनती है, क्योंकि गुस्सा अपने आप को खत्म कर देता है। तो आप शांति से अपनी बात को कहें, रखें, वो शांति ताकत बनती है। अंग्रेज, बड़े बड़े अंग्रेज जो जहाँ थे वो सब हिल गए थे गांधी जी के सामने, ठीक है, तो पूरा देश जुड़ गया था। तो ये भी एक है। तो मैं युवाओं से फिर पुनः कहूंगा कि असभ्य भाषा का प्रयोग न करें, क्योंकि इससे आप नहीं, आपका परिवार भी इंडिकेट होता है, और परिवार समाज, और समाज से राष्ट्र बनता है। बिल्कुल। और आपका सर, आप सेना में रहे हैं, सेना में जितना मैं पढ़ा हूँ, जितना मैं समझा हूँ, डिसिप्लिन एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। मतलब जितना सेना में डिसिप्लिन होता है, मुझे नहीं लगता किसी भी और चीज़ में इतना डिसिप्लिन होता है। वो हायरार्की को लेके हो, वो ट्रेनिंग को लेके हो, वो किसी भी तरह की चीज़ें हो, डिसिप्लिन बहुत सबसे सर्वोपरि मेरे हिसाब से सेना में रहता है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि आज की जो जनरेशन है, आज के जो युवा हैं, उनमें डिसिप्लिन की कमी लगती है क्या आपको? देखिए, उनमें मुझे एक चीज़ की, जो उनकी गलती नहीं कहूँगा मैं, युवाओं की गलती नहीं कहूँगा, ये हमारे पेरेंट्स और जो हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, ये उनकी गलतियां हैं। क्योंकि हम जिस तरह का बताएंगे, जिस तरह का अच्छा, हम बताने पे ज़्यादा विश्वास करते हैं, है ना, हम भाषण पे ज़्यादा विश्वास करते हैं, लेकिन बच्चे आपके बताने से नहीं, जो आप कर रहे होते हैं ना, उसको ज़्यादा सीखते हैं, बिल्कुल ठीक है।
मैं बोलूंगा दारू नहीं पीना और मैं शाम को दारू पी रहा हूँ, है ना? मैं बोलूंगा झूठ नहीं बोलना, मैं शाम अभी 2 मिनट बाद मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो जिसको हम बता रहे हैं वो सुन नहीं रहा, देख नहीं रहा क्या कि ये बोलने के लिए है, करने के लिए नहीं है। ठीक है। अब जो, क्योंकि आज का जो पेरेंट्स है, आज के जो लोग हैं, क्या है, सारे काम करने वाले, ड्यूटी वाले हो गए, है ना? ड्यूटी करते हैं वो, तो वो खुद टाइम से नहीं उठते, बच्चा भी ज्यादातर नहीं उठते हैं। बिल्कुल कुछ उठते हैं, ऐसी बात नहीं उठते, कुछ नहीं उठते हैं। और जो जल्दी पेरेंट्स उठता होगा उसके बच्चे भी जल्दी उठते होंगे, उनमें एक रूटीन होगा लाइफ का। और जो वो सोचता है ठंडे है यार, आज छुट्टी है ना, सोते हैं 8 9 9 बजे तक, उनके बच्चे भी कभी नहीं उठते हैं। ठीक है, एक रूटीन खत्म हो जाता, और जब रूटीन नहीं आता ना, तो लाइफ में डिसिप्लिन नहीं आता। और डिसिप्लिन आपके हेयर से लेकर के नीचे नखूनों तक है, पैरों के नखूनों तक। ठीक है, उसमें चलना भी, बोलना भी, उठना भी, आपका बिहेवियर, सारा कुछ डिसिप्लिन में तो आता है। कैसे कपड़े पहन रहे हो, कैसे शब्द बोल रहे हो, क्योंकि आपके जो शब्द होते हैं ना, इसमें आपका व्यक्तित्व छुपा होता है। शब्द में ऊर्जा होती है। अगर इस तरह की चीजें हम नहीं करेंगे ना, तो हमारा व्यक्तित्व शब्दों से निकल रहा है यार। तो हम जो पहनावा पहनते हैं, उससे एक सभ्यता निकलते आ रही है। बोला कौन सी सभ्यता की, है ना? तो हमारी जो सभ्यता है वो एक अलग सभ्यता है, और इतनी विकसित और इतना जो ना पावरफुल है। अरे दूसरे देश के लोग हमारी इस कल्चर को अपना रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, मैं कई बार जैसे ट्रेवलिंग में रहता हूँ, तो बहुत सारे जो बाहर के विदेशी लड़कियां लड़के हैं, आ, हमें भजन गाने में ना शर्म महसूस होती है। मैं एक एयरपोर्ट पे था, वहाँ जो है वो, भाई उनकी पूरी मंडली थी, पूरे अंग्रेज बाहर के विदेशी जो आए हुए थे, उन्होंने तो वहाँ अपना ऐसे बैठा, हम तो जब अगर फ्लाइट में टाइम है या थाली टाइम है, मोबाइल में लगते हैं ना, व्हाट्सअप करना, मैसेज करना, और वो सारे इकट्ठे हुए ढोल की बजाए हरे राम हरे कृष्ण हरे राम। उन्होंने वहां बैठे हुए तमाम यात्रियों को नचाना शुरू कर दिया। भारत का कल्चर था ये। ठीक है, वो अपना रहे हैं। तो हमें अपने कल्चर पर, अपने आप पर गर्व होगा। जब गर्व होगा तब हम उसको बाहर भी दिखा सकते हैं। एक चीज़ और है सर, जो मैं कुछ दिन से महसूस कर रहा हूँ। मैं कुछ लगभग एक डेकेड से मीडिया में भी हूँ। तो मैंने कुछ चीज़ ऑब्जर्व ये की है कि 15 अगस्त आती है, जैसे कि अभी आने वाली है, फिर 26 जनवरी आती है। तो इस समय इंटरनेट पे बहुत देशभक्ति एकदम से उछल के आ जाती है, उभाल एकदम आ जाता है, बहने लगती है देशभक्ति। लेकिन आप नॉर्मल जीवन में प्रैक्टिकली उनको देखेंगे, जो लोग स्टेटस लगा रहे हैं, अचानक से वतन के गाने लग जाते हैं, सेना के समर्थन में गाने स्टेटस लगाने लग जाते हैं लोग। लेकिन देशभक्ति उनकी इंटरनेट पे ही मुझे दिखती है। निजी जीवन में वो कचरा फेंक रहे हैं, देश में ये भी एक देशभक्ति है कि आप कचरा ना फेंकें। तो आप इसको किस तरह से लेते हैं? बिल्कुल, देखिए, आप किसी भी काम को दिखाने के लिए मत कीजिए। और ये तो मैं भी महसूस करता हूँ, और देश के बहुत सारे से प्रबुद्ध जन भी जो महसूस करते होंगे कि ये अभी अगस्त का महीना है ना, ये देशभक्ति का महीना रहेगा। उसके बाद सितंबर में ये देशभक्ति खत्म हो जाएगी, धीरे धीरे कम हो जाएगी। और ज्यादातर लोग बस रील बनाने के लिए, अगर हम बड़े देशभक्त हैं, दिखाने से नहीं, साफ करने से चलेगा। और भक्ति, जो देशभक्ति होती है ना, उस सरहद पर खड़े होकर के नहीं, बल्कि आपके कर्मों से भी होती है। ठीक है, आप सभ्य तरीका का कंटेंट आप परोस रहे हो ना, वो भी देशभक्ति है, जिससे एक किसी व्यक्ति का जीवन बदल रहा है। ठीक है, हाँ, मैं बहुत सारे जो है हमारे जो मीडिया पर्सन्स, जो मेरे दोस्त हैं, या पॉडकास्ट में जब जाते हैं, मैं पूछता हूँ यार पर्पज क्या है। कुछ भी काम है ना, उसका पर्पज तो होता ना। बिल्कुल यार एक, मैं अपने चैनल के ऊपर ऐसे लोगों को लेके आऊंगा जिनकी जिंदगी का एक नया जिंदगी में उन्होंने एक नया आयाम कायम किया होगा। यार उनकी बातें सुन करके किसी एक व्यक्ति को के जीवन में परिवर्तन आ गया, तो मेरा इस चैनल का मकसद पूरा हो गया। पूरा बिल्कुल ठीक है, तो कंटेंट कैसा है, ये भी एक राष्ट्रभक्ति है। आप यार कुछ मत करो, है ना। हमारा
देश अगर स्वच्छ होगा तो स्वस्थ होगा, क्योंकि कचरा नहीं होगा तो बीमारियां नहीं, मच्छर नहीं होंगे, मच्छर नहीं होंगे तो बीमारी नहीं होंगी। ठीक है, हम बाहर देश में जाते हैं, जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, बाहर जाकर के दूसरे देश के हर रूल को फॉलो करेंगे, लेकिन इंडिया आते ही उनकी मानसिकता चेंज हो जाती है। बिस्किट का रैपर फेंक दिया बाहर, वहां बाहर फेंक के देखो ना, क्योंकि वहां फाइन बहुत है। ठीक है, कई $1000 का लग जाएंगे। एक बिस्किट का पैकेट 10 रुपए का आ रहा है, लेकिन वो पड़ेगा आपको कई लाख रुपए में। बिल्कुल। तो वो एक सख्त कानून का बनना भी हमारे देश में जरूरी भी है। ठीक है, क्योंकि सख्ती भी कई बार डिसिप्लिन के लिए जरूरी होती है। ठीक है, तो हम यार अपने, तुम वो भी राष्ट्रभक्ति है, तुम अपने जन्मदिन के ऊपर एक पेड़ लगा दो। बिल्कुल। हाँ, आपका ऑक्सीजन अच्छा होगा, इन्वायरमेंट बड़ा अच्छा होगा, एयर क्वालिटी अच्छी मिलेगी। आप जो है देखो तो सही, ये छोटे छोटे काम हैं यार, जो आप रैपर्स है अपने बैग में रखो, जहां डस्टबिन है उसमें डाल दो। ठीक है, तो आप एक एक बूंद से घड़ा भरता, कहते हैं ना, एक एक बूंद से, एक एक व्यक्ति के छोटे छोटे कार्यों से इस राष्ट्र की ताकत बनती है। अरे देखो ना, एक पेड़ लगा करके, जब तुम 15 साल के होगे 15 पेड़ लग जाएंगे, और 15 साल में जो पहली साल का लगाया होगा ना, उस पे फल आ रहे होंगे। तो आप अपने लगाए हुए पेड़ से जो फल खाओगे ना, जो एक संतुष्टि, जो आनंद आएगा ना यार, लाख रुपए की सैलरी भी आपको मिलेगी ना, तब भी वो आनंद नहीं आएगा। नहीं। यार भाई मेरा बनाया, मेरा लगाया हुआ था, मेरा हो गया, अपनापन आ गया। ठीक है, आप काम कर रहे हो, वो काम देखो यार, मैं ये काम कर रहा हूं, इससे राष्ट्र की इज्जत, मान, मर्यादा, इसका राष्ट्र का मेरा स्टेटस ऊपर जा रहा है, वो राष्ट्रभक्ति है। ठीक है, हाँ, एक चीज़ और सर मैं पढ़ रहा था, आपने कहीं बोला था, मैं भी ये मानता हूँ कि आम तौर पे जैसे हम एक निजी जीवन में होते हैं या देश में कोई कुछ हो रहा होता है, जो भरोसा लोगों का, भारतीय लोगों का सेना पे होता है, वो मुझे लगता नहीं किसी और संस्था पे या किसी चीज़ पे होता है। आपने भी कई बार सेना के भरोसे को लेके बोला है। तो ऐसा ऐसा ही क्यों है कि कोई छोटी सी प्रॉब्लम भी आती है तो जनता ये कहती है भाई सेना बुला लो, सेना शायद इसको सॉल्व कर देगी। बिल्कुल। देखिए, क्योंकि सेना एक ऐसी संस्था है और राष्ट्र की सुरक्षा का अंतिम पंक्ति का अंतिम स्तंभ है, उसके बाद कुछ नहीं है। कुछ नहीं, बिल्कुल। ठीक है, तो जो और जो संस्थाएं हैं, ठीक है, वो सेना के तरह डिसिप्लिन में, या उनकी जो ट्रेनिंग है या उनका जो इन्वायरमेंट है, वो सेना की तरह नहीं है। ठीक है, कहीं ना कहीं वो विश्वास खो देते हैं, और जब एक बार विश्वास टूट जाता है ना, जल्दी से बन नहीं पाता। ऐसा नहीं वो काम नहीं करते, करते हैं, लेकिन उन्होंने अपना विश्वास खो रखा है। इसलिए, और सेना, क्योंकि वो हर समय ट्रेनिंग 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 एंड ट्रेनिंग करती है, तो अपने आप को हर तरीके से ट्रेंड रखती है, प्रशिक्षित रखती है। जब बोरविल में आपने देखा, बोरविल में बच्चा गिरता तो फौज को बुलाया, बाढ़ आ गई फौज को बुलाओ, ये आ गया तो उसको, फौज को बुलाओ। जबकि वहाँ एनडीआरएफ और सब कुछ है, सफिशिएंट हैं, कर सकते हैं, स्टेट की भी होती है, सेंटर की भी होती है, लेकिन फौज ही क्यों? क्योंकि फौज सर्वसंपन्न है, उसके पास अपना हेलीकॉप्टर भी है, नाव भी है, सब कुछ है। ठीक है, और प्रशिक्षित व्यक्ति है, भरोसा है, मेडिकल भी, क्योंकि वहां जब इस तरह की आपदाएं होती हैं तो हर तरह की जरूरत पड़ती है, हर तरह की। उनको घर भी चाहिए, रहने के लिए पानी भी चाहिए, मेडिकल भी चाहिए, तो वो सब फौज एक साथ उनको प्रोवाइड करती है, तो वहाँ उनका भरोसा होता है। नहीं तो सर, जब ये बाढ़ और ये चीजें होती हैं ना, जिनके घर सब कुछ लुट जाते हैं, बेघर हो जाते हैं, ठीक है, लोगों की, हमारी मानसिकता गिर जाती है वहाँ। ठीक है, बहुत हम नीचता पे आ जाते हैं, लोगों को लूटा जाता है, खसोटा जाता है, नोचा जाता है, तब उनका विश्वास टूटता है। तब नहीं, फौज आएगी यार हमारे ठीक साथ, कर ऐसा तो कुछ नहीं होगा, हाँ, हम सब है। तो ये भरोसा रखना, ऐसे नहीं होता सर भरोसा। एक चीज़ सर मैं और ये जानना चाह रहा था कि आज की जनरेशन में मुझे ये बहुत कमी दिखती है, ये मेरा व्यक्तिगत मत भी हो सकता है, कि देशभक्ति को लेके थोड़ी सी कमी दिखती है। मुझे ऐसा भी महसूस हुआ है कि सेना में लोगों की रुचि कम हो रही, नई जनरेशन सेना में जाने में बहुत रुचि कम ले रही है। तो इसके लिए आप कुछ संदेश देना चाहें हमारी युवा पीढ़ी को?
देखिए, नहीं, राष्ट्रभक्ति बहुत है, ठीक है? मैं तो उन व्यक्तियों से भी सवाल किया था, ठीक है? जो अपनी लाइफ को बेकार समझने लगते हैं, ठीक है? यानी अ, तनाव की वो बहुत उच्च उस पे पहुँच जाते हैं, जहाँ पर बस ज़िंदगी को ख़त्म करने की वाली स्थिति होती है। लेकिन उनसे भी मैंने जब सवाल किया, मैं कहा, "यार, तुम ये बताओ, राष्ट्र को मारना चाहते हो क्या?" लेकिन नहीं, राष्ट्र को नहीं मार सकते सर। तो बेटा, तुम मरेगा तो राष्ट्र मरेगा। राष्ट्र लकीरों से नहीं, तुमसे राष्ट्र बनता है। तो राष्ट्र प्रेम तो है, राष्ट्रभक्ति तो है, उसमें राष्ट्र के प्रति अपनापन तो है। लेकिन वही बात है, क्योंकि उनके पास इंफॉर्मेशन इतनी आ रही है, वो डगमगा रहे हैं, वो समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाएं, क्या करें, कैसे करें। और फौज की निया, तो जब से ये अग्निवीर योजना आई है, अग्निपथ योजना आई है, तब से कहीं ना कहीं देखो, ह्यूमन है, इंसान है, स्थायित्वता चाहिए ना। वो कहीं स्थाई स्थाई हो, है ना? क्योंकि स्थायित्वता आती है तो वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, उसका कैरियर भविष्य सुरक्षित है। अब वो 4 साल, उसके बाद यार फिर क्या करूंगा मैं, फिर कैसे होगा? एक अनिश्चितता आती ये है। अनिश्चितता आती है। जब अनिश्चितता आती है तो क्रेज कम होता है। बाकी ऐसा नहीं है, ये यूनिफॉर्म में आज भी इतना आकर्षण है, इतना आकर्षण है यार। कोई भी एक युवा से बोला फौज की वर्दी पहननी है, दौड़ करके आएगा वो। तो ये है। और फौज भाई जो है ना, बुजदिलों के लिए नहीं है। फौज तो दिल वालों के लिए है, ठीक है? जिगर वालों के लिए, जिसमें एक एक अपने लहू की बूंद बहाने की जो ना उमंग होती है ना, ये उनके लिए है। बिल्कुल। सर, एक चीज़ मैं, युद्ध के मैदान में आप रहे, इतने सालों तक आपने सर्विस दी, कुछ ऐसे किस्से जो अ, लोगों के लिए ज़रूरी हो, प्रेरणा दें, आपको लगता हो कि ये किस्से शेयर होने चाहिए, लोगों तक पहुंचने चाहिए, कुछ हमें एक आध किस्सा ऐसा कुछ बताइए। देखो, युद्ध तो अपने आप में ही एक इतिहास है ना। उसमें हर एक जो सैनिक वहां युद्ध लड़ रहा होता है, तो वो सैनिक अकेला नहीं लड़ रहा होता है, पूरा राष्ट्र भावनात्मक रूप से उसके साथ लड़ रहा होता है। और वो सैनिक जब अपने पीछे पूरे राष्ट्र को खड़ा देखता है ना, तो उसके कदमों में जान आ जाती है। यार मैं नहीं, मेरा राष्ट्र पीछे है। जो पीछे की बैक सपोर्ट भावनात्मक रूप से होती है ना, उस सैनिक के जोश को, साहस को, उत्साह को दुगना कर देती है। और यही चीज है, युद्ध हमेशा विनाश देता है, विनाश का कारण बनता है। क्योंकि चाहे आप दुनिया में जो भी जब युद्ध होते हैं ना, दोनों दोनों तरफ की माओं की कोख उजड़ती है, दोनों तरफ की बहनों की कलाई उजड़ती है, दोनों तरफ के पत्नियों के मांग के सिंदूर उजड़ते हैं, दोनों तरफ के भाइयों बच्चों के वो अनाथ होते हैं, अनाथ होते हैं। कुमार मनोज जी ने 2 लाइन बड़े अच्छी इस पे लिखी है ना, इसी के लिए। किसी ने जब जब बॉडी आती है ना घर में, तो आकर के जब वो फौजी या पुलिस वाला बताता है कि आपके पिता, आपके पति ने, आपके बेटे ने इस तरह से बहादुरी से वो लड़ते हुए वहां पर ऐसे शहीद हुए, हम्म, तो हम आपका ख्याल रखेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तब एक पत्नी क्या जवाब देती है ना, उन्होंने वो लिखा, कुमार मनोज ने, कि बाप की दवाई गई, भाई की पढ़ाई गई। हम्म, बाप की दवाई गई, भाई की पढ़ाई गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गईं। अचानक एक ऐसा धमाका हुआ, उसके शरीर की सारी बोटियां चली गईं। साहब, आपके लिए तो एक इंसान मरा होगा, आपके लिए तो एक आदमी मरा है, मेरे घर की तो सारी रोटियां ही चली गई। जो एक कमाने वाला था उस चला जाता है। तो ये जो चीजें ना, ये एक चोटती है कि हम एक दिन के लिए, मैं फिर आता हूं उसमें, हम एक दिन के लिए स्वतंत्रता, एक दिन के लिए गणतंत्र दिवस नहीं, हर दिन मनाए, रील पर नहीं, रियलिटी पे आए। बिल्कुल। एक और चीज़ सर, मैं आज आज की ज़िंदगी बहुत भाग दौड़ भरी है, उतनी ठहराव नहीं है जीवन में, चाहे वो नौकरी पेशा लोग हों या फिर मेट्रो सिटी में रहते हैं लोग हों, तो ये ज़िंदगी भाग रही है।
इस दौर में आप देशभक्ति को किस तरीके से देखते हैं? मतलब लोग देशभक्ति किस तरीके से कर सकते हैं अपने मौजूदा समय को जीते हुए भी, अपना काम करते हुए भी? देखिए आज सच में हम भौतिकवादी सुविधाओं के लिए, भौतिकवादी सुख के लिए हम एक अंधी दौड़ में हैं। मैं उनसे कहूँगा थोड़ा रुको, क्योंकि जब हम दौड़ते हैं ना पीछे धूल उड़ती है। पीछे जरा मुड़ करके तो देखो तुम्हारे पास तुम्हारे साथ कौन है। जब अकेलापन महसूस होगा ना तुम रुक जाओगे। अभी तुम पीछे मुड़ के नहीं देख रहे हो, अब भागे जा रहे हो। ठीक है, रिश्तों की अहमियत को खत्म करते जा रहे हो। पैसा इस जीवन को चलाने के लिए एक अहम साधन है, लेकिन सब कुछ पैसा नहीं है। रिश्ते नाते जो होते हैं ना, ये पैसों से कहीं बड़े होते हैं। इनकी अहमियत कहीं ज्यादा होती है। तो हमें, अगर हम रिश्तों को जोड़ रहे हैं, रिश्तों को निभा रहे हैं, तो हम एक घर बसा रहे हैं, एक समाज बसा रहे हैं, एक राष्ट्र बसा रहे हैं। कहते हैं ना, अकेला चना पहाड़ नहीं फोड़ता, है ना। तो अकेला नहीं, अकेले में हम आज की जो सबसे बड़ी चीज फ्रीडम 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 फ्रीडम, आजादी आजादी। किस चीज से आजादी भाई बताओ, किस चीज से आजादी चाहिए? हम्म? अरे साथ रहना सीखो। क्योंकि हमने जब बचपन में, आप भी सुने होंगे यार, अकेला होता ना इसको कोई भी तोड़ देता है। लेकिन जब ये 5 होते हैं, एकदम मुट्ठी बनती है ना, तो मुट्ठी होगी है भाई, इसको नहीं तोड़ पाएगा कोई। तो एकता में ताकत है। ये तो हम जब इकट्ठे होंगे तो हमारी जो बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स, जिसको हम प्रॉब्लम्स कहते हैं, प्रॉब्लम्स नहीं, वो चुनौतियां लाइफ की, वो दूर हो जाएंगी। यार 40 साल पहले तो इतने साधन संसाधन, इतनी जो ना सब कुछ नहीं था, सुविधाएं नहीं थी। क्या उस समय चुनौतियां नहीं थी जीवन की? थी। लेकिन हम इकट्ठे रहते थे, रिश्ते नातों को महत्व देते, समझते थे, तो सारे मिलकर के उस चुनौतियों का सवाल हल कर लेते थे। आज तुम अकेले हो भाई, तुम्हारे पास कोई है ही नहीं, क्योंकि तुमने सबको छोड़ दिया। तुमको लगा कि मैं इसको चला रहा हूं। ऐसी कहानी हो रही है जैसे बैलगाड़ी के नीचे नीचे एक जो ना कछुआ चल रहा था, बैल चल रहा था, उसको कुत्ता चल रहा था, उसको लगा कि यार ये मेरे ऊपर चल रही, मैं चला रहा हूं इसको, है ना। ये भ्रम है, भ्रम, कि मेरी कमाई से घर चल रहा है। तुम्हारी कमाई से नहीं चल रहा भाई। जब तुम नहीं कमा रहे थे तब भी वो घर चल रहा था, तब भी तुम्हारा घर चल रहा था। लेकिन अब तुम्हारा इस भ्रम को दूर करो यार, अपने नातों को, अपने रिश्तों को मजबूत करो। जब मजबूती आएगी तब तुम ताकतवर बनोगे, तब ये राष्ट्र भी ताकत बनेगा, तब आपका एक सभ्य समाज का निर्माण, तो आपकी जो जनरेशन है ना, इसमें भी वो सद्गुण आएंगे। आप जो पढ़े लिख करके जो आपने ज्ञान अर्जित किया है, तभी वो ज्ञान उस बच्चे को मिल पाएगा। क्योंकि जो किताबों में लिखा होता है ना, वो बहुत कम लिखा होता है, लेकिन जो अनुभवों में लिखा होता है वो किताबों से कई गुना होता है। आज हम कहां, किस दिशा में जा रहे हैं? बच्चे को क्या कर रहे हैं? खाना खा रहा मोबाइल, रो रहा मोबाइल, मशीन से जोड़ रहे हैं। और मशीन में इमोशंस नहीं होते हैं, इमोशंस इंसान में होते हैं भाई। और जब इमोशंस हीन होंगे, जब यार ये जनरेशन इमोशन हीन होगी, तो फिर तुम्हारी क्या बात कहाँ सुनेगी? तो मैं इनसे कहूंगा यार, क्या फ्रीडम चाहिए आपको? आप मोबाइल खरीदते हैं ना, खरीदने के बाद सबसे पहले क्या करवाते हो? उस पर कवर चढ़ा, कवर चढ़ाते। क्यों चढ़ाते हैं भाई? ताकि वो सुंदर लगे, ताकि सुंदर लगे, उसकी सेफ्टी के लिए है। सेफ्टी के लिए। और भगवान ने जो हमारा ये शरीर दिया है, ये किसके लिए दिया है? इसकी सेफ्टी करना हमारे बिल्कुल बिल्कुल। है? तो हम अपने आप से सोचना चाहिए। तो यही चीज, तो मैं पुनः इनसे कहूंगा कि आजादी आपके विचारों की है, विचार व्यक्त कीजिए, लेकिन वो सभ्य तरीके के है। भाषा ठीक होनी चाहिए, भाषा ठीक होनी चाहिए, अभद्र भाषा नहीं होनी अभद्र चाहिए। भाषा नहीं होनी चाहिए। और उसका संयमता के साथ में जितना करेंगे उतनी ताकत आपकी बनेगी। जब आपने संयम खो दिया, मर्यादा तोड़ दी, तो मर्यादा विनाश का कारण बनती है। इसलिए नहरों के किनारे होते हैं, है ना, किनारे उसकी यानी मर्यादा है। तो मर्यादा नहीं तोड़नी चाहिए। बिल्कुल। हमने कैप्टन योगेंद्र यादव से आज बहुत बातचीत की, और
इस चीज़ से हमने ये समझा कि जिम्मेदारी, जो फ्रीडम है, जो स्वतंत्रता है, वो जिम्मेदारी के साथ आती है। आप भाषा का आप जो भी अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं, उसके शब्दों की एक मर्यादा होती है, एक सीमा होती है, विचारों की एक सीमा होती है, उनको व्यक्त करने के शब्दों के चयन की भी एक सीमा होती है। तो उसका ध्यान रखना भी हमारी उतनी ही जिम्मेदारी है जितना हम स्वतंत्रता को जीने के लिए हमारी जिम्मेदारी है। तो इस पॉडकास्ट में को हम इस लाइन पे ख़त्म करेंगे, समाप्त करेंगे। महसर अफरीदी साहब का एक शेर है कि ज़मीं पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं, हमारी खुशनसीबी है कि हम भारत में रहते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका थैंक यू हमारे सर, साथ थैंक बातचीत यू, के लिए। थैंक थैंक यू। जय हिंद। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।